जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के सेट नंबर 4 की ओर हैं, जिसमें हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला लाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो प्रीवियस पार्ट देखे होंगे आपको बखूबी अच्छा भी लगा होगा। मैंने आपके कमेंट्स भी नोटिस किए हैं, जिसमें आपकी सराहना और साथ में आपके सुझाव दोनों सराहनीय हैं। और वो जहाँ तक विश्व इतिहास की बात है, तो विश्व इतिहास के हम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों पर यथाशीघ्र जो है अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसी सप्ताह हम सभी चीज़ को बखूबी लाएंगे और आपके लिए परीक्षा में उपयोगी साबित होने वाला है। चलते हैं, फिलहाल हमने जो 20 प्रश्न चयन किए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 1 की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। यह याद रखिए, 1919 के अधिनियम में जो भारतीय प्रांतीय सरकार, तो इस तरह से निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषयों में माना गया था। तो आरक्षित विषयों में किसे माना गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं न्याय का प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। इसका सही जवाब होगा पहला 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4, न्याय का प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, इनको आरक्षित रखा गया। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये कुछ अलग नाम भी दिया गया है, तो उसको भी ध्यान रखते, चूँकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। जो मॉन्टेग्यू थे उस समय तत्कालीन राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वह तत्कालीन वायसराय थे। इस अधिनियम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी, यानी 2 हाउस होंगी, इस तरह की बात की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का विस्तार किया गया था। पृथक निर्वाचन का मतलब कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को और सिख सिर्फ सिख को ही वोट दे सकता था, यानी धर्म के आधार पर उनका बांटा गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रांतों प्रोविंसों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, मतलब प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड में क्या था? भूमि कर, जैसे लैंड रिवेन्यू जो होता है ना, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, सिंचाई, कारखाने, बिजली, बंदरगाह, ये सब जो थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट में थे। जबकि ट्रांसफर्ड की अगर बात करें तो स्थानीय, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, कृषि इत्यादि जो क्षेत्र थे वह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आते थे। तो ये थी इन प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वरिंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी में से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि केवल 3 है, रास बिहारी बोस। अच्छा, गदर पार्टी की बात हो रही है, तो गदर पार्टी से जुड़ी हुई कुछ तथ्य जो है आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जगह में हुआ था। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता जो थे वह रामचंद्र वकरतुल्ला, रामदासपुरी, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह शराबा, भाई परमानंद आदि। तो कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी से संबंधित है या नहीं है, इस तरह से, तो इसको भी ध्यान रखिए। गदर एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। एक्चुअली गदर एक साप्ताहिक पत्रिका जो इस पार्टी की, गदर पार्टी की एक मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था, जो आगे चलकर अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुई, चूँकि डिमांड के आधार पर उनका ट्रांसलेशन हुआ। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भी भिन्न थी, कारण इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, गदर पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसमें गुरिल्ला तकनीक, युद्ध तकनीक जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न से जुड़ी हुई यह बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। दूसरा, कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है को अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। देखिए, इस तरह से इन तथ्यों पर विचार करने के बाद स्पष्ट होता है कि केवल 2 इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? मार्च 1942 की घटना है। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके जो प्रतिद्वंदी जो राष्ट्र थे वह बहुत परेशान हो गए थे। जो जापान रैपिड रेट से आगे बढ़ रहा था, तो उसके जो रेबल्स थे वे लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देश जो है ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे।
आपको पता है कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ? चर्चिल ने विंस्टन चर्चिल ने 1942 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। क्रिप्स मिशन 1942 याद रखिएगा। और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि भारत पहुंचा था। अब इसमें कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसको भी ध्यान में रखिए। पहला, क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिससे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार होगा। ये सारी बातें क्रिप्स प्रस्ताव में उल्लिखित थी। उसकी विशेषताओं के रूप में समझते हैं इसको हम। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, यानी संविधान बनाने वाली सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और देसी रियासत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और तीसरा था ये बात, और चौथी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। यानी उसमें एक कंडीशन दे दिया उसने कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पहले की स्थिति में यानी पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर से वह पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तभी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई थी। अब ध्यान रखिए ये सारी बातें वहीं से उल्लिखित है। परिणाम स्वरूप एक देखो, क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी और भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। ये थी महत्वपूर्ण बात। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव से को क्या बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक, तहसील बैंक का नाम जो टूट रहा है। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने गजपति शासकों द्वारा उन्हें दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने यानी गोदाम स्थापित किए थे। दूसरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया था। तीसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि के एक खंड पर एक कारखाना स्थापित किया था। तो ये थे प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि का एक खंड पर कारखाना स्थापित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 और 3 है वो सही होगा। जरा याद रखिए, हमारे यहाँ भारत में यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन हुआ वह उनका क्रम याद रखने की चीज़ है जो इनसे प्रश्न बनते भी हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। PDEF याद रखिएगा ऐसे, पी फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड और F फॉर फ्रांस। पुर्तगाल जो है 1498 ईस्वी में आया था और डच जो है 1595 ईस्वी में आया था। इसके बाद 1600 ईस्वी में ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस 1664 ईस्वी में आया था। अब इन्होंने फैक्ट्री अपनी स्थापित की, आने का क्रम भी याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की इससे पुर्तगाली के द्वारा कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1503 ईस्वी में, यानी 5 साल बाद। 1498 में आए, 5 साल बाद। डच जो है मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1605 ईस्वी में। ब्रिटेन ने 1600 ईस्वी में आए और 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांस जो कि 1664 में आए और 4 साल बाद 1668 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो इनसे जुड़ी हुई ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से किसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने अवस्थित थे? इसका सही जवाब होगा ब्रोंज। ऑप्शन 1 ही सही है। चिकालकोल, त्रिचिनोपोली ये सब नहीं, केवल एक सही है। अब ध्यान दीजिए, भरूच जो था वह एक जिला है गुजरात, भरूच होना चाहिए यहाँ पर, भरूच लिखा हुआ है, राइटिंग मिस्टेक है, भरूच होगा। भरूच आज भी गुजरात में एक जिला है जिसके बारे में। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस जो हैं आप देखिए। पिंगली वेंकैया ने यहाँ तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। दूसरा, पट्टाभी सीतारमैया ने आंध्र प्रदेश के क्षेत्र भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व यहीं से किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ बंगाली से अंग्रेजी में राष्ट्रीय गान का अनुवाद किया था। मैडम ब्लाउटर्स्की और कर्नल अलकाट ने सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय यहीं पर स्थापित किया था। पूछा गया कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ बंगाली से अंग्रेजी में राष्ट्रीय गान का अनुवाद किया था। मदनपल्ले आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले। प्रश्न संख्या 7 की ओर है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर की गोवा में मृत्यु हो गई और वहाँ एक चर्च उन्हें समर्पित है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व प्रत्येक वर्ष गोवा में मनाया जाता है। अब प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर केवल सी होगा, 1 और 3। जेसुइट मिशन, याद रखिए जेसुइट मिशन फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में हुआ था 1506 से 1552 तक। इनकी तो मृत्यु चाइना में हुई थी, लेकिन हाँ, इनको समर्पित चर्च गोवा में है। याद रखिए, इसका ऑप्शन 7 का जो सी है वह सही होगा, 1 और 3। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की थी। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने विधायिका में महिलाओं को आरक्षित सीटें दी थी। अब इन दोनों कथनों पर ध्यान रखते हुए आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। इसमें सही आंसर होगा केवल नंबर 2, बी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने विधायिका में महिलाओं को आरक्षित सीटें दी थी। यह सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है, बी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में, प्रश्न संख्या 9 की ओर है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत छोड़ो संकल्प द्वारा अपनाया गया था। दूसरा, अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। तीसरा, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। चौथा, जो कि डी ऑप्शन है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्रिप्स ने पूर्ण डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव भी रखा था। प्रश्न संख्या 9 से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आई, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो। सही है, पूछा गया भारत छोड़ो संकल्प जो है यह द्वारा AICC और इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाया गया था। अच्छा, इस प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें कुछ और घोषणाएं भी की गई थी जो आपको ध्यान रखनी है। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए, पहली पॉइंट। दूसरा, घोषणा की गई है कि स्वतंत्र भारत किसी भी यानी सभी प्रकार से फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। चौथी बात, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया गया। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित कर दिया गया था। यह भी प्रश्न बनता है कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी के हाथ में ऑफिशियली आ गई। तो 8 अगस्त 1942 याद रखिएगा, 8 यानी इसके तहत इनको घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी 10th प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जुड़ा है? इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन उपनिषदों और अन्य शास्त्रों से संस्कृत के भजनों और गीतों का अनुवाद था। याद रखिए, यह संस्कृत के भजन और गीतों का अनुवाद था, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। गांधी जी ने यह अनुवाद 1930 में यरवदा जेल में अपने कैद के दौरान ही किया था। तो इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण बातें आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को किस रूप में याद किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी के रूप में मेजर जनरल शाह नवाज खान, कर्नल गुरुबख्श ढिल्लों और कर्नल प्रेम कुमार सहगल INA के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भरोसेमंद सहयोगी थे, इसलिए इस रूप में हम इसको जानते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रखमाबाई केस घूमता रहा। अब इसमें पहला है ऑप्शन, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से सहमति की आयु और वैवाहिक अधिकारों की बहाली। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी यह जो कूट है ये सही है? इसका सही जवाब 2 और 3 होगा, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी होगा। जरा इस प्रश्न से जुड़े कुछ तथ्य को समझिए। रुखमाबाई औपनिवेशिक भारत में पहली महिला चिकित्सक थी। याद रखिएगा, वह कानूनी मामले में शामिल थी, जिसे ने आयु अधिनियम 1891 को अधिनियमित करने में योगदान दिया था। अब इसके साथ कुछ कहानी जुड़ा हुआ है, उनके शादी की कहानी भी ध्यान रखनी है। उनका विवाह जो है 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, जबकि उनके पति दादाजी भीखाजी 19 वर्ष के थे, लेकिन पति पत्नी कभी साथ नहीं रहे। दादाजी भीखाजी ने अलग रहने का मन नहीं बनाया, लेकिन बाद में उनसे संपर्क में आ गए और जब उन्हें अपनी मां के निधन के बाद पैसे विरासत में मिले, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। आपको बताऊं, अपने सौतेले पिता के साथ रहना जारी रखा और अपनी शिक्षा भी जारी रखी, जो उस समय समाज का आदर्श नहीं था।
तो इनसे जुड़ी हुई बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि आपको कंक्लूजन निकालने में सुविधा होगी। भीखा जी ने मार्च 1884 ईस्वी में अपने वकीलों के माध्यम से उनके सौतेले पिता को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने रुक्माबाई को अपने घर भेजने के लिए कहा था। भीखा जी ने 1885 ईस्वी में शादी के लिए 12 वर्ष के बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग की थी। याद रखिए, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग की थी। इसलिए ये कथन 3 भी सही साबित होता है। और रुक्माबाई ने उस पुरुष के साथ रहने से इनकार कर दिया था जिससे उसकी शादी एक बच्चे के रूप में हुई थी, और वह उस समय इससे बेहतर नहीं जानती थी। इसलिए कथन 2 भी सही है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश कानून केवल वयस्कों की सहमति के मामले में लागू किया जाना था, यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद कई सुनवाई हुई और उस समय सामाजिक दबाव के कारण भीखा जी और रुक्माबाई की शादी की पुष्टि की गई थी। रुक्माबाई ने रानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा और सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और रानी ने अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और शादी को मना कर दिया था। रुक्माबाई के मामले में महिलाओं के शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो आती थी रुक्माबाई से जुड़ी हुई छोटी सी कहानी। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। भारत में नील की खेती के में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गिरावट आई, इसका क्या कारण था? इसका सही कारण होगा ऑप्शन नंबर बी, नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता थी। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहता था। अब आपको बताऊं, 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली के द्वारा अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को भारतीय वर्नाकुलर भाषा में यानी स्थानीय भाषा को सिखाना चाहते थे ताकि यहाँ की वस्तुस्थिति को आसानी से समझ पाए। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। यह ध्यान दीजिए, बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में कुछ समझते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह एक आदिवासी विद्रोह था। वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित छोटा नागपुर जिले से प्रारंभ हुआ था। इसे उलगुलान विद्रोह मतलब महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है वह महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सिहिफुम से गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। जून 1900 ईस्वी में जेल में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की सही व्याख्या करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 और 2, क्योंकि इसमें औपनिवेशिक राज्य के दिमाग पर सम्मोहक विजय के खिलाफ चेतावनी दी। इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के प्रदर्शन को प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी, कारण गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण मिला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में प्रख्यापित आदेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना, और केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं लगाया गया था। इसमें ऑप्शन 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी जो सही है। अच्छा, इससे गांधी इरविन समझौता से कोई जुड़ी हुई तथ्य को भी समझते हैं। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसे 2 महात्माओं का मिलन कहा है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसे सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा। इस समझौते के अंतर्गत वायसराय इरविन द्वारा मानी गई कुछ शर्तें थी जो कि इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा। जिन राजनीतिक बिंदुओं पर हिंसा के आरोप हैं उनको छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उनको छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दी जाए। और दूसरा, भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं, जो इंडियन है वह समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरा, भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सरकारी नौकरी में से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये गांधी इरविन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप से जुड़ा था, जिसे बाद में बैथुन महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी
ईश्वरचंद विद्यासागर। प्रश्न संख्या 20 जो कि इस श्रृंखला की अंतिम प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को भी समझ लेते हैं। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में आरंभ किया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन 13 सालों तक चला था। यह ध्यान रखने की बात है। उम्मीद करता हूँ सभी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।